हेलो बच्चों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन पर है। ठीक है, तो जो आज हम बताने वाले हैं इसको अच्छे से आपको समझना है और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपोजिट सेक्शन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम आरसीसी कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा भी टॉपिक रहने वाला है और इस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो पहले मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए कि मजाक मत कीजिए। ठीक है, जितना पढ़ाते हैं उतना अच्छे से पढ़िए और मन लगा पढ़ा कीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन के बेस पर जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, जो जो टॉपिक था न्यूमेरिकल वाला, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम सारा बता चुके हैं। बस ये लास्ट वाला था, तो इसको हम क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो अच्छे से जो है इसको आपको समझना है और कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए। चलिए ठीक से मैं स्टार्ट करते हैं इसको। तो मेरा क्या है यहाँ पर स्ट्रेस, यहाँ पर देखिए लिखा गया स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन अंडर एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो मेरा होता क्या है कंपोजिट सेक्शन, इसको हम समझते हैं। तो सबको पता है कि सबके घर में पिलर बनता है, पता है ना। वो पिलर के अंदर जो मटेरियल डाला जाता है, ठीक है, एक ही मटेरियल नहीं रहता है, बहुत अधिक मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल रहता है। उसमें छड़ भी रहता है, गिट्टी भी रहता है, ठीक है, और अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो कंपोजिट सेक्शन मेरा क्या होता है कि बोला गया कंपोजिट सेक्शन में, देखिए स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन अंडर एक्सियल लोडिंग। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कंपोजिट सेक्शन होता क्या है। तो ए सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल, मतलब कोई एक सेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर जो है अलग अलग तरह के मटेरियल्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ये वाला है, ये क्या मेरा स्टील है, जिसको आप लोग छड़ बोलते हो। ठीक है, ये भी मेरा क्या स्टील है, यानी कि 4 गो स्टील है, मतलब इस यहाँ पर। और ये सब जो दिख रहा है आपको क्या है, गिट्टी है। और ये सब जो है बिंदा बिंदा वाला वो बालू यानी कि सैंड है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये सब जो है ये इसको हम कंक्रीट बोलते हैं, जिसको आप लोग गिट्टी बोलते हो। और ये जो मेरा सैंड है, ठीक है, छोटा छोटा वाला। तो ये बात समझ आ गया। तो बोला गया है कि कोई एक सेक्शन होगा, उसमें 2 या 2 से अधिक मटेरियल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट सेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट सेक्शन। वो कंपोजिट सेक्शन कैसा होना चाहिए, दोनों तरफ से फिक्स होना चाहिए। दोनों तरफ से कैसे फिक्स होगा, आप जब भी देखते हैं कि छत सबका घर होता है, तो नीचे से जो पिलर मतलब आता है और ऊपर तक जाता है, तो ऊपर छत से भी वो पिलर क्या होता है, दोनों से मतलब नीचे से भी फिक्स और ऊपर से भी फिक्स रहता है, यानी कि एक दूसरे से क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो वही यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ तक हो गई बात। मोर डिफरेंट मटेरियल की कोई एक सेक्शन होगा और उस सेक्शन के अंदर क्या होगा, एक से अधिक मटेरियल होगा। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गया है। चलिए, रिजिडली फिक्स टुगेदर, वही बात है अभी जस्ट जो हम बोले हैं, क्या बोलेंगे, अंदर से भी फिक्स्ड होगा और ऊपर छत तक जो जाता है पिलर, वहां तक क्या होगा, मेरा फिक्स होगा। तो वही बोला गया है रिजिडली फिक्स टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होगा, फिक्स। एट एंड्स इन पैरेलल इज कॉल्ड एज कंपोजिट सेक्शन। तो वही बात है सिंपल सा कि पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी एक सेक्शन होगा, उसमें 2 या 2 से अधिक मटेरियल हो सकता है और दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अंदर से भी और छत वाला भाग, ऊपर वाला पार्ट जो है वहां से फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, ये बात समझ आ गया। चलिए, अब कंपोजिट सेक्शन तुमको समझ में आ गया कहाँ इस तरह से कंपोजिट सेक्शन होता है। देखिए, अब कंपोजिट सेक्शन में 2 बातें हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो मेरा आरसीसी का ही कॉलम हो, ठीक है, वो कुछ भी का हो सकता है। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर आप पहला केस में देखिए, यहाँ पर आरसीसी का है और एक दूसरा आता है, क्या होता है मेरा, कॉपर ट्यूब्स और स्टील रड का। ठीक है, वो हम दिखाएंगे अभी जस्ट इसको, लेकिन पहले समझ लीजिए स्टील रड और कॉपर ट्यूब क्या होता है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इस चीज को समझते हैं कंपोजिट सेक्शन होता क्या है। ठीक है, इसको समझने के बाद क्या इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसको अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम सब लोग समझते हैं कि कंपोजिट सेक्शन होता क्या है। सॉरी, इसमें आरसीसी कॉलम के बारे में हम जानेंगे पहला केस में। तो कंपोजिट सेक्शन ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर आपको एक बात समझना चाहिए कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है आरसीसी। ठीक है, वो कॉलम। अब आरसीसी का जो कॉलम है उसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट एंड स्टील मटेरियल्स। पहला क्या होता है मेरा कंक्रीट और दूसरा स्टील मटेरियल्स। कहाँ, तो ये मेरा कंक्रीट है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, स्टील मटेरियल, यानी स्टील है, स्टील वायर जिसको बोलते हैं, वही स्टील मटेरियल हुआ। फैमिली फिक्स्ड टुगेदर, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, एंड आर प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ कॉलम। तो वही बात है कि मतलब कंपोजिट सेक्शन के अंदर पहला जो आरसीसी का कॉलम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है मेरा, पहला कंक्रीट और दूसरा स्टील मटेरियल। ठीक है, ये बात हो गया। तो इसको आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है। तो ये जो मेरा फिगर है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ आरसीसी कॉलम का, यानी आरसीसी कॉलम का ये फिगर है। ठीक है, ये जो बिंदा है ये क्या है, स्टील रड है, जिसको स्टील बोलते हैं, स्टील बार।
तो वो है, और ये सर क्या है, ये कंक्रीट सर है मेरा, यहाँ पर लिख दिया गया है, और ये मेरा क्या है, सैंड है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक केस और बचा है, इस केस को बताने के बाद हम नोटिकल बताएंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपको दूसरा फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा किस तरह का है, पहला स्टील है और उसमें क्या है, कॉपर मटेरियल है। वो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टील भी है, यहाँ पर स्टील भी रेड है, और ये मेरा क्या है, ये वाला कॉपर है, ठीक है, नहीं दोनों मिक्स है। ये भी एक तरह क्या है, कंपोजिट सेक्शन है, ठीक है। पहले मेरा आरसी वाला कंपोजिट सेक्शन था, और ये स्टील तो मतलब कॉपर ट्यूब और स्टील मतलब जो रहता है वो मेरा क्या होता है, वो भी कंपोजिट सेक्शन होता है, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो कंपोजिट सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर, मतलब कंपोजिट सेक्शन है ये कैसा, मतलब कंपोजिट से ये क्या रखता है, कॉपर ट्यूब इनक्लोज्ड विद द स्टील रड, कॉपर ट्यूब यहाँ पर लिखा गया है विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर ट्यूब इनक्लोज्ड विद द स्टील रड, मतलब कॉपर ट्यूब है, ठीक है। और कॉपर ट्यूब भी करता है, स्टील को इनक्लोज कर लेता है, मेरे कहने में तो इसको बंद कर लेता है। तो देख ये कॉपर ट्यूब है, ये पहला ऊपर से दिया गया, ये सब मेरा कॉपर ट्यूब है, ठीक है। ये वाला भी कॉपर ट्यूब है, ये वाला भी कॉपर ट्यूब है, और ये वाला मेरा कॉपर ट्यूब, और इसके अंदर क्या स्टील रड, ये भी स्टील रड है कि नहीं है। तो बोला इनक्लोज 5 मिनट फिक्स टुगेदर अलोंग द लेंथ ऑफ एट इट एंड्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी फिक्स्ड है, इधर भी फिक्स्ड है ना, यहाँ पर रिजिडली सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये बात है कि इसमें क्या होगा, कॉपर ट्यूब और स्टील रड होगा, तो मेरा क्या होगा, कंपोजिट सेक्शन होगा। पहले वाला में क्या था कि उसमें क्या था, स्टील रड और कंक्रीट था, तो वो मेरा कंपोजिट सेक्शन था। तो यहाँ तक बात था, ये मैं 2 केस पढ़ना था, तो ये 2 केस पढ़ लिए हैं, तो इसको भी आप नोट कीजिए। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलर रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, इससे ऊपर में एक चीज और दिया गया है नॉट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये बोला गया इन कंपोजिट सेक्शन 2 और मोर मटेरियल, ठीक है, 2 और मोर मटेरियल आर नॉट लूज। इसका मतलब क्या, अगर 2 या 2 से अधिक मटेरियल होगा, उसके बाद बोला गया है बट आर 5 मिनट फिक्स टुगेदर एट एंड्स। इसे कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब कोई भी कॉलम है, ठीक है, उसमें 2 या 2 से अधिक मटेरियल है, स्टील भी है और कंक्रीट भी है, ठीक है, और दोनों तरफ से फिक्स्ड है, वो लूज नहीं होगा। वही बात यहाँ पर लिखा गया आर नॉट लूज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। इसमें क्या होगा कि मॉड्यूलर रेशियो में 2 डिफरेंट मटेरियल होता है, क्या होता है, 2 डिफरेंट मटेरियल, और दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होता है। लेकिन इसमें बोला गया है कि जो मेरा पहला वाला मटेरियल्स होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अधिक होना चाहिए, ठीक है, यही बात है इसमें। तो देख लीजिए द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड एज मॉडुलर रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय m। इसको हम क्या चीज डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं मॉडुलर रेशियो को, ठीक है, और m इक्वल टू होता है E1 अपॉन E2, ठीक है। तो E1 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, अधिक होगा E2 से, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गई। अब यहाँ बोला गया E1 जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल 1, मतलब ये पहला मटेरियल है, और ये E2 मेरा क्या है, दूसरा मटेरियल है, ठीक है। तो यही बात है, इसको नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं मेरा स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन, मतलब अब यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब 2 है बॉडी, मतलब 2 अलग अलग मटेरियल्स है, तो उसके अंदर 2 अलग अलग मटेरियल्स है, दोनों बॉडी पर मतलब तो अलग अलग फोर्स लगेंगे, स्ट्रेस भी अलग अलग होगा और एरिया भी अलग अलग होगा, तो वही यहाँ पर हम निकालने वाले हैं। तो पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिए कि यहाँ पर जो लिखे हैं स्ट्रेस इन कंपोजिट सेक्शन, तो वही बात हम बोले हैं कि थोड़ा सा देख लीजिए कि एक कंपोजिट सेक्शन इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल रड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल, मतलब 2 मेटल रड है और 2 डिफरेंट मटेरियल है। सिंपल बात है, अलग अलग लोड, अलग अलग स्ट्रेस, अलग अलग एरिया निकलेगा। तो वही चीज लिखा गया है कि एक कंपोजिट सेक्शन इज सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड P। एक्सियल लोड P कहने मतलब ये टोटल लोड है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी निकालने वाले हैं, इसमें 2 केस हो सकता है। अगर लेंथ सेम होगा तो स्ट्रेस सॉरी मतलब जो है, हाँ, ये एक्सियल लोड क्या होगा, लेंथ सेम होगा तो, और लेंथ सेम नहीं होगा तो, ठीक है। अभी आगे देखिए होता है क्या।
तो ये कंपोजिशन इज सबजेक्ट टू एक्सियल लोड P, द स्ट्रेस कैन डेवलप इनटू द रड मटेरियल। स्ट्रेस किस पर डेवलप होगा? मटेरियल यानी रड में होगा। हाँ, तो सिग्मा 1 जो होगा स्ट्रेस इन रड मटेरियल 1, यानी कि रड मेरा जो होगा, जो मटेरियल 1 होगा उसमें सिग्मा 1, फिर जो मटेरियल 2 होगा उसमें सिग्मा 2, और क्रॉस सेक्शन ऑफ रड मतलब 1 का जो हो, मतलब जो मेरा पहला वाला रड होगा उसका A1 निकलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रड 1 यानी पहला वाला E2 का, इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें एक बात आ जाता है कि अगर लेंथ सेम है तो जो मेरे मटेरियल्स है, ठीक है, मतलब कंपोजिट सेक्शन है, उन कंपोजिट सेक्शन का जो है कि मतलब लेंथ क्या है? सेम होनी चाहिए। किसी किसी का लेंथ सेम होगा और किसी किसी का लेंथ सेम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो हम दो केस में पढ़ेंगे, केस 1 और केस 2। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, बस आगे ही आने वाला है, इसके जस्ट न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब इसको देखिए आप लोग, अब जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उस क्वेश्चन बनाने वाले पहले फार्मूला को हम समझ लेते हैं। तो पहला केस मेरा है कि इफ द लेंथ इज सेम ऑफ टू मटेरियल्स जॉइन टुगेदर, मतलब जो मेरा मटेरियल्स है यानी जो कंपोजिट सेक्शन है वो क्या है कि एक दूसरे से ज्वाइंट है और उसका लेंथ सेम है, यानी कि दोनों मटेरियल्स अलग अलग है तो मटेरियल से क्या है कि लेंथ सेम है, तो उसका जो लोड जो होगा, टोटल लोड, वो क्या हो जाएगा? यानी सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2। सबको पता है ना का स्ट्रेस इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? लोड अपॉन में एरिया, ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, लोड निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए होता है ये बात, सिग्मा इंटू ए, वही तरह से क्या है सिग्मा 1 इंटू A1। तो अगर टोटल लोड निकालेंगे तो P1 प्लस P2 ऐड करेंगे तो P1 वाला और P2 वाला, ये बात हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए, यदि इसमें बोला गया है कि दोनों मतलब लेंथ सेम है और दोनों तरफ से फिक्स्ड है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं फार्मली फिक्स्ड, फार्मली फिक्स्ड, मतलब यहाँ पर भी लगा दीजिए फार्मली फिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले कि जो चेंज इन लेंथ होता है हम लोगों का, कि मतलब जो अगर कोई दो बॉडी है और दो बॉडी का जो लेंथ होता है, तो जो मतलब स्ट्रेस यानी कि फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ में चेंजेज आएगा, तो मेरा डेल्टा 1 और डेल्टा 2, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि दो लेंथ मेरा होता है और दो जब बॉडी है तो दोनों बॉडी का अलग अलग लेंथ होगा। जब अलग अलग लेंथ होगा तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2, और दोनों से फिक्स्ड है तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अब सबको पता है कि डेल्टा L इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरा? पी एल अपॉन में ए, ठीक है। चलिए, जब डेल्टा आई इक्वल टू पी एल अपॉन में ए होता है तो उसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। इसमें बोला गया क्या? लेंथ मेरा सेम है। क्या है? लेंथ मेरा सेम है। जब लेंथ मेरा सेम होगा तो पी एल अपॉन में ए, P1 इंटू एल डिवाइडेड A1 इंटू E1 होगा, ठीक है, इक्वल टू में P2 इंटू एल अपॉन में A2 इंटू E2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मेरा L है, L तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद P1 अपॉन में A1। तो सबको पता है कि P बटा A क्या होता है? मेरा स्ट्रेस होता है, लोड अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस सिग्मा 1 इसको, तो सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 बटा E1 ऐसे, ठीक है। फिर बराबर करके यहाँ पे लिखे हैं इसको P2 बटे A2 1/2। ये समझ सकते हैं, आप लोग बच्चे नहीं हो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे कर लिया, फिर सिग्मा 1 निकालेंगे तो E1 बटे E2, फिर यहाँ पर सिग्मा 2 हो जाएगा। E1 बटे E2 क्या होता है? मोडुलर रेशियो, जिसको हम M बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू M इंटू सिग्मा 2, ठीक है। चलिए ये बात हो गया। अब यहाँ पर देखिए केस 2 में लगे, इफ द लेंथ इज नॉट सेम टू मटेरियल्स आर जॉइंट टुगेदर फार्मली फिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो मटेरियल्स है और जिसका लेंथ क्या है? सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो पहले हम लोड निकालेंगे तो वही होगा लोड सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 A2, है ना। तो उस प्रकार से P1 प्लस P2 हम लोड निकाल लेंगे। जब मेरा यहाँ पर ये वाला कि डेल्टा L1 और डेल्टा 2 वाला बात आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस बार लेंथ इसका यहाँ पर देखिए P1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये वाला फांडा अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखा गया है? P1 L1 अपॉन A1 इक्वल टू P2 और L2 अपॉन A2 E2, इस तरह से ये लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब लेंथ सेम नहीं होगा क्या होगा? L1 इंटू L2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P1 अपॉन में A1 करेंगे तो ये क्या होगा?
स्ट्रेस 1, तो स्ट्रेस 1 गुणा L1 करेंगे तो स्ट्रेस 1 L1 लिखे यहाँ पर देखिए बटे E1। उसी प्रकार से P2 A2 बटा क्या आ जाएगा स्ट्रेस 2, E2 है तो स्ट्रेस 2 ही होगा ना, मल्टीप्लाई L2 में करेंगे तो क्या बस स्ट्रेस 2 इंटू L2 अपॉन E2। ये चीज़ जो था आपको समझना था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात यह है कि ये सब्जेक्टिव के लिए है इंपॉर्टेंट और नॉमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये बात, क्योंकि इसका थोड़ा थ्योरी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला था। क्वेश्चन अब जो होगा सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमको लगभग 5 क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको 5 क्वेश्चन को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको नोट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोई हॉलो सर्कुलर स्टील ट्यूब है, ठीक है, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 300 mm है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो सर्कल इसका डायमीटर क्या 300 दिया गया है। एंड यूनिफॉर्म थिकनेस जो ये वाला थिकनेस जो आपको दिख रहा है ये साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो 20 mm दिया गया है, लिखा यूनिफॉर्म थिकनेस 20 mm। तो उसके बाद बोला गया फिल्ड विद कंक्रीट, मतलब ये कंक्रीट से फिल किया गया इतना एरिया, वो बात बोला गया। तो फाइंड द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, सिर्फ हमको लोड फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, टोटल जो लोड होता है। द कॉलम कैन सपोर्ट इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट का जो स्ट्रेस है वो ये सब, इस कंक्रीट का स्ट्रेस कहते हैं 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मॉडुलर रेशियो 18। द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील का क्या है दिया गया स्ट्रेस 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम सारी चीज को लिख देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 300, तो हम एक्सटर्नल डायमीटर को हम लिखेंगे कैपिटल डी। आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा वहां पर जैसे लिखिएगा तो वहां पर आपको अच्छे से लिखना है, यानी कि डी है तो डी में एक्सटर्नल डायमीटर में कितना है 300, इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए। और मेरा क्या यूनिफॉर्म थिकनेस है टी, तो टी बराबर 20 mm। उसके बाद टी में क्या इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर को निकालने के लिए अगर हम ये वाला डायमीटर में से माइनस कर दे 2 मल्टीप्लाई 20, तो मेरा क्या हो जाएगा इंटरनल डायमीटर निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद तो ये क्या जाएगा 260। मॉडुलर रेशियो में क्या दिया गया 18 दिया गया है यहाँ पर। चलिए, उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे सिग्मा सी बोलते हैं कंक्रीट का, और स्टील का है तो एस परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, सॉरी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ऐसे में क्या परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, इसके 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब एस का मतलब क्या था एरिया ऑफ स्टील ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर निकालने हैं। स्टील ट्यूब कैसे निकालेंगे, मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया और छोटा वाला सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है पाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर करेंगे तो वो निकल जाएगा स्टील ट्यूब का। अब एरिया ऑफ कंक्रीट ट्यूब, सॉरी एरिया ऑफ कंक्रीट, जब इसका हम निकालेंगे एरिया डायरेक्ट पाई 4 स्मॉल डी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला डी निकल जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब हमको लोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोड निकालने में क्या पता है कि टोटल लोड चाहिए, तो उसके लिए P1 प्लस P2 होता है ये चीज। ठीक, तो P इक्वल टू यहाँ क्या आता है स्ट्रेस 1 A1 प्लस स्ट्रेस 2 और A2। तो इसको जो है आपको यहाँ पर स्ट्रेस 1 दिख रहा है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। अब जब भी आपको ऑलवेज टाइम जब सॉल्व करना है तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे जब लोड निकालेंगे तो इसको सिग्मा एस और AS, यानी कि पहले स्टील को हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे पहले ऑलवेज टाइम। ठीक है, ऐसे करके, उसके बाद कंक्रीट को डी के सिग्मा सी और AC, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं ये PS है और ये क्या है PC है। समझ में आ रहा है मेरा बात। चलिए, तो ये चीज तो हो गई। हाँ, अब इसको मैं बस क्लीन कर देते हैं, क्या आप लोग समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट यहाँ से मेरा सारा चीज निकला हुआ है, तो जब यहाँ से निकालेंगे टोटल लोड, बोला क्या गया फाइंड द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, तो वही है मेरा ये P। ठीक है, तो PS प्लस PC, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। तो सिग्मा S क्या है, सिग्मा S ये क्या है स्टील का बोला गया स्ट्रेस, तो 130 गुना, और AS कितना है मेरा AS यहाँ पर 175 92 .92 प्लस फिर सिग्मा सी क्या है, तो सिग्मा सी मेरा 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AC क्या है मेरा
530 92.9। इसको यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आंसर क्या निकलने वाला है। पहले तो न्यूटन में निकालना है, तो न्यूटन में देखिए इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए, तो P बराबर क्या आ जाएगा हमको, आएगा हमको 2499, उसके बाद 451.2 न्यूटन। अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2499.45 किलो न्यूटन। अगर कहीं मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है तो उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये आंसर इसको नोट कर लीजिए। लेकिन एक चीज में है कि इसमें मॉडुलर रेशियो का कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। हमको जो दिया गया था इसमें मॉडुलर रेशियो से कोई यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। अब चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहले से क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। बात बोला गया है ए स्टील ट्यूब विथ 40 mm इनसाइड डायमीटर। कहने का मतलब ये कोई एक स्टील ट्यूब है जिसके अंदर वाला जो ये सर्कल है इसका डायमीटर को 40 mm दिया गया है, बोला गया है। एंड 4 mm थिकनेस है, मतलब यहाँ का लेंथ ये वाला जो है ये 4 mm, ये क्या है, थिकनेस है, ठीक है। इज फिल्ड विथ कंक्रीट। अब ये जो अंदर वाला है भाग और इस भाग को क्या जैसे फिल किया गया, कंक्रीट से फिल किया गया है। तो बोला गया हमको डिटरमाइन अ स्ट्रेस इन इच मटेरियल ड्यू टू एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 60 किलोमीटर। मतलब इस मटेरियल पर, इस बॉडी पर जो 60 किलोमीटर का लोड लग रहा है, तो बोला गया हमको इस मटेरियल का जो है जो इस मटेरियल है उस मटेरियल पर कितना स्ट्रेस लग रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है कि जो स्टील का है, ऊपर वाला भाग क्या है, स्टील। तो स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये 2.1 मेगा पास्कल, और ये अंदर वाला का जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.14 मेगा पास्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मतलब हमको पहले बड़ा वाला ये डायमीटर इसको लिख लेते हैं, यानी कि हम एक्सटर्नल डायमीटर जिसको बोलते हैं। डैम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा। तो डी बराबर क्या है 48 mm। पहले तो ये हमको पता नहीं था, पहले हमको स्मॉल डायमीटर दिया गया था 40 mm। उसके बाद हम एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए हम क्या किए, 40 में प्लस 2 × 4 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 48 mm। ES का मतलब हो गया है स्टील इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या आ जाएगा 2.1 × 10⁵ मेगा पास्कल, और उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट तो 0.14 × 10⁻, क्या हो जाएगा 5 मेगा पास्कल। सबको पता है ना कि 1 मेगा पास्कल बराबर क्या होता है 1 न्यूटन। ऐसा ही होता है क्या, मेगा पास्कल। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 मेगा पास्कल जो है ये क्या होगा आपको 1 न्यूटन पर m स्क्वायर, मतलब 1 मेगा पास्कल बराबर हम क्या बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर m स्क्वायर, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन पर m स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, उस लोड को हम न्यूटन में चेंज करेंगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया है। अब हम जो पहले हम क्या करेंगे स्टील का एरिया निकालेंगे। स्टील का एरिया निकालने का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे इस पूरे वाला सर्कल में से इस छोटे वाला सर्कल को घटा देंगे, तो वो क्या करेंगे स्टील। तो एस स्टील क्या, यहाँ पर स्टील, यहाँ पर देख सकते हैं कि एस का मतलब क्या है कि हम एरिया ऑफ स्टील ट्यूब, मतलब स्टील ट्यूब का एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे π/4 कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, तो π/4 गुना कैपिटल 48 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ये आपको जो है एरिया कितना निकल जाएगा 552.92। उसके बाद फिर हम कंक्रीट का निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट। तो क्या हो जाएगा π/4। एरिया ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या, ये वाला पार्ट
तो पाई बाय 4 गुना स्मॉल डी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4 गुना क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो ये एरिया क्या निकल जाएगा हमको 1256.63 mm²। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको स्ट्रेस निकालना है, तो हमको दो चीज यूज करना है यहाँ पर। पहला क्या, पहला ये कि स्ट्रेस नाउ स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस इन स्टील अपॉन में स्टील इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद फिर सिग्मा सी अपॉन में इसी इस तरह से। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ई एस अपॉन में ई सी, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा सी इक्वल टू ई एस अपॉन में ई सी गुना सिग्मा सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब सिग्मा सी सॉरी सिग्मा एस यानी कि इसका मतलब क्या स्टील स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है। तो ई एस अपॉन में ई सी, तो ई एस मेरा क्या है 2.1 गुना 10⁵ अपॉन 0.14 गुना 10⁵, और सिग्मा सी का वैल्यू क्या है, सिग्मा सी का हमको सिग्मा सी स्ट्रेस हमको निकालना है। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, इसको और आगे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा एस इक्वल टू 15 सिग्मा सी, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको इतना मिलने वाला है। ठीक है। चलिए अब ये हो गया, तो हमको क्या करना, एरिया भी निकल चुका है। एक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम लोग, टोटल लोड अपॉन में स्टील प्लस कंक्रीट का लोड। ठीक है। तो एक लोड हमको दिया गया है टोटल 60 किलो न्यूटन। ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, न्यूटन में चेंज करना है, 60 गुना 10⁻3। ठीक है। और पी एस, तो पी एस को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एस गुना ए एस प्लस सिग्मा सी गुना ए सी, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज कि सिग्मा एस हमको नहीं पता है और सिग्मा सी भी नहीं पता, लेकिन ए एस और ए सी पता है। तो ए एस का वैल्यू क्या निकला है 552 पॉइंट, इसको लिख लीजिए 60 गुना 10⁻3 गुना ए एस का वैल्यू क्या है 552.92 गुना सी सिग्मा एस 552.92 प्लस में है सिग्मा सी गुना इसी का वैल्यू क्या है ए सी 1256.63 1256.63। ठीक है। यहाँ से हमको क्या करना है कि सिग्मा एस और सिग्मा सी है। तो देखिए सिग्मा एस बराबर क्या लिखा है 15 सिग्मा सी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, तो 16 × 10⁻³ इक्वल टू हमको सिग्मा एस का वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो 552.92 गुना क्या आ जाएगा 15 सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी गुना 1256.63। ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, तो आप लोग नोट कीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो सिग्मा सी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो सिग्मा सी जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा 60 गुना 10⁻³ अपॉन 95 और 49.83, तो ये आपको कितना आ जाएगा आपको 6.28 आएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा न्यूटन पर m²। ठीक है। सिग्मा सी की वैल्यू निकल चुका है। अब हमको क्या पता है एक चीज कि पहले से ही हमको सिग्मा सी इक्वल टू 15 सिग्मा सी था। ठीक है। सिग्मा सी की वैल्यू क्या निकला हुआ है 6.28, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है 94.2 न्यूटन पर m²। इसको नोट कर लीजिए आराम से। 2 क्वेश्चन तक में सॉल्व हो चुका है। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आगे में 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए, भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो सिंपल सी बात है कि एक आरसीसी कॉलम है, आरसीसी कॉलम में क्या कि एक ऐसा है, ठीक है, और इसका डायमीटर क्या है 500 mm, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो क्या है 500 mm है। उसको बोला 6 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया। ये डाया या डायमीटर एक ही बात होता है। तो 6 नंबर का जो है 20 mm का डाया मतलब जो है जो जिसका थिकनेस 20 mm है वैसा मतलब रड कितना है, स्टील कितना है 6 स्टील है। कहने का मतलब एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितना 6 हो गया ना, 1 2 3 3 3 6। ये सब का जो थिकनेस है 20 mm है, ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत ये सब क्या है कंक्रीट सब फिलिंग किया गया है। ठीक है, ये सबको ध्यान रखिएगा। ये तो मेरा स्टील रड है, ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमको डाया दिया गया है वो उसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और हमको इसमें क्या बोला गया निकालने के लिए, सबको पता है कैपेसिटी, फाइंड लोड कैरिंग कैपेसिटी। हमको यहाँ पर लोड निकालना है, टोटल लोड निकालना है, ठीक है। टोटल लोड कैसे निकलेगा, यानी कि पूरा पहले स्टील मतलब ये जो है स्टील, इन से पर लोड कितना लग रहा है, ठीक, और ऊपर वाले भाग पर जो है मेरा कंक्रीट मतलब ये स्टील पर कितना लोड लग रहा है वो प्लस और कंक्रीट पर कितना लोड लग रहा है वो, तो दोनों को लोड निकल जाएगा, तो मेरा लोड निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना है 500 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल एरिया का निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट ही निकालना पड़ेगा हमको, मतलब टोटल एरिया ऑफ कॉलम, मतलब इस टोटल एक कॉलम का जो हमको टोटल एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो एरिया टोटल एरिया ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कॉलम, तो ए बराबर क्या हो जाएगा π/4, कितना डायमीटर है 500 है, तो π/4 गुना 500 का स्क्वायर कर दीजिए, मेरा एरिया क्या निकल जाएगा 19 63 49, 19 63 49.54 mm स्क्वायर, ठीक है। ये बात हो गई, हमको टोटल एरिया निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टील है इन सभी स्टील का हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले कितना है तो लिखते हैं हमको एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, तो कितना है स्टील 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई π/4 गुना इसका थिकनेस कितना है नहीं सभी का 20 mm, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा हमको 1884.95 mm स्क्वायर, जितना है उतना से मल्टीप्लाई कीजिए और π/4 गुना डी स्क्वायर, मतलब इसका थिकनेस सॉरी डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 20 mm दिया गया वहां पर, तो निकल जाएगा। अब हम क्या, ये तो निकल गया है, ठीक है। अब हमको चाहिए कि इसका कंक्रीट का एरिया चाहिए, स्टील का भी एरिया निकल चुका है, ठीक है। तो कंक्रीट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा टोटल में से अगर इसको हम घटा लें इन सभी एरिया को, तो कंक्रीट वाला एरिया निकल जाएगा हमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट यानी कि AC, एरिया ऑफ कंक्रीट, तो π/4 सॉरी टोटल में क्या निकला है 19 63 49.54 माइनस, और ये कितना है 1884.95, तो क्या आ जाएगा हमको 194 464 194.58 mm स्क्वायर, ठीक है। तो स्टील का भी निकल चुका है और कंक्रीट का भी निकल चुका है। और हमको यहाँ पर दिया गया है स्ट्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट एंड स्टील। तो कंक्रीट का क्या है 4 न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंक्रीट का स्ट्रेस क्या है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्टील का क्या दिया गया है 130 न्यूटन पर
m²। ठीक है, हमको लोड निकालना है, टोटल लोड, तो स्टील का लोड प्लस कंक्रीट का लोड। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सिग्मा एस गुना एस प्लस सिग्मा सी गुना ए सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये स्टील का स्ट्रेस क्या दिया गया, 130 गुना एस। स्टील का एरिया क्या है, 1884.95 प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई स्ट्रेस सॉरी एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या है 194,464, 194,464.58। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो न्यूटन में निकालना है तो 10/901, तो P इक्वल टू क्या जाएगा 10/901.82 न्यूटन। ठीक है, अगर किलोमीटर में चाहिए तो हमको P का वैल्यू क्या आ जाएगा 1022.9 किलो न्यूटन, 1022.9 किलो न्यूटन। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, सही से बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। पहले हम क्या किए, एरिया निकाले में हमको प्रॉब्लम होता है, तो पहले क्या कि टोटल का एरिया निकालिए, डायमीटर 500 है वो, तो π/4 ये ds वाली 500 का स्क्वायर निकाल लिए। ठीक है, हमको इसका जरूरी था इसीलिए हम निकाले, अगर इसका जरूरी नहीं होता सिर्फ हम क्या करते कंक्रीट का निकाल तो स्टील का निकालते हो जाता, लेकिन स्टील का निकालने के लिए हमको पहले ऊपर का जो है निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील का पहले हम निकाले। ठीक है, कंक्रीट का निकालने के लिए ठीक है हमको स्टील का निकालना पड़ता, पर ऊपर का भी हमको निकालना पड़ता है, तो पहले हम स्टील का निकाले। ठीक, स्टील का कितना है 6, यानी कि जो डायमीटर है यानी कि 6 स्टील बार है। ठीक है, 6, और उन सभी का डायमीटर क्या है 20 mm है, तो उन सभी का एरिया निकाल लिए। ठीक, और फिर क्या कि हम टोटल का एरिया निकाल लिए, तो टोटल में से अगर हम इन सभी को क्या करें माइनस कर लें, ये जो कंक्रीट से जो फिलिंग हुआ है वो मेरा एरिया निकलेगा, यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट की निकालने के लिए हमको ऊपर वाला का एरिया निकालना पड़ता। ठीक है, तो वही चीज हम निकाले हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट निकल गया। फिर स्ट्रेस हमको दिया हुआ है स्टील का और कंक्रीट का, और यहाँ पर तो पता ही फॉर्मूला हमको, बस नोट कीजिए इसको। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो इसमें ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक आरसीसी कॉलम है, ऐसे है, देखिए ऐसे कॉलम है। ठीक है, और इसका साइज क्या है 300 mm है, यानी कि एक स्क्वायर है इस तरह से 300 mm इस तरह से है, और इसमें कितना स्टील बार है 4 ऐसे, और इधर सब क्या है कंक्रीट है। कंक्रीट से क्या किया गया फिलिंग किया गया है इसको, समझ में आ रहा है बात। और ये 4 है, और इसका जो डायमीटर है इसका 16 mm डायमीटर है। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात। अब टोटल एरिया है, पहले क्या करेंगे हम, देखिए स्टील का तो हम एरिया निकाल लेंगे, लेकिन कंक्रीट का एरिया कैसे निकालेंगे। कंक्रीट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में जब हमको ये एरिया दिया गया है स्क्वायर टाइप का, इसका हमको एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 9 पर 4 टाइम्स 0 इस तरह से m²। उसके बाद स्टील ऑफ एरिया ऑफ 4 स्टील बार, यानी कि क्या मतलब हमको इसका एरिया चाहिए इन सभी का कितना 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कल टाइप का, सर्कल का एरिया क्या होता है π/4 गुना d², तो 4 मल्टीप्लाई π/4 गुना d², तो ये क्या है d है, और ये मतलब ये इसका डायमीटर क्या है d है ना 16 mm। तो एक का क्या करेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 4, अगर एक काम को निकालना है एक स्टील बार का, अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें 4 निकल जाएगा, तो 4 गुना उसमें 4, तो ये 16 का स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया इसमें, इसका एरिया क्या जाएगा 804.243 m²। ठीक है, उसके बाद जब एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो हम टोटल में से ये और ये मतलब माइनस कर देंगे, तो मेरा जो कंक्रीट से फिलिंग किया गया वो एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। देखिए टोटल माइनस ये हो गया, तो हमें क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट निकल गया। और हमको लोड क्या दिया गया 450 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ न्यूटन। ठीक, और मॉडुलर रेशियो में क्या है 13.8
3 ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले स्ट्रेस हमको बोला गया निकालने के लिए, ठीक है। तो हम स्ट्रेस निकालेंगे तो पहले एक चीज देख लीजिए, हमको एक फार्मूला पता है, स्ट्रेस इन स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का, उसके बाद फिर कंक्रीट, ठीक है। यहाँ से हम अगर निकालेंगे सिग्मा एस तो ये क्या आ जाएगा, एस अपॉन में ए सी गुना सी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम सिग्मा सी। तो और इसको आगे ले जाएंगे, सिग्मा सी इक्वल टू एम का वैल्यू क्या है 13.33 सिग्मा सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये निकल गया, अब हमको एक चीज़ और बचा है कि हमको लोड निकाल लेंगे, और लोड में वहाँ पर ऐसे, तो P इक्वल टू क्या जाएगा स्टील और फिर कंक्रीट का, ठीक है। तो स्टील का पहले इसको हम इसको फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस, और फिर कंक्रीट का है तो सिग्मा सी इंटू ए सी। अब हमको स्ट्रेस तो पता नहीं है, बट ये लोड पहले जो जो हमको पता है सभी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू क्या है हमको 450, तो हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, तो 450 गुना 10 पावर 3, और सिग्मा एस 13.33 इंटू सिग्मा सी, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं 13.33 इंटू सिग्मा सी गुना ए एस यानी कि स्टील का देख सकते हैं क्या है 804 पॉइंट, यहाँ तो स्पेस है ही नहीं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे लिखा रहे हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको बता करके खत्म हो जाएगा आपको क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर, तो इसका वैल्यू हमको क्या है 450 दिया गया है, 450 गुना 10 पावर 3 इक्वल टू 13.33 इंटू सिग्मा सी। फिर ए सी का यहाँ ए एस यानी कि स्टील का मुख्य एरिया था, स्टील का जो हमको एरिया निकाला गया है वो 804.247, 804.247 प्लस, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लस दिए, उसके बाद सिग्मा सी हमको मालूम नहीं है, तो सिग्मा सी ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कंक्रीट कितना निकलेगा 895.753, ठीक है। यहाँ से अगर आप सिग्मा सी फाइंड कीजिएगा, ठीक है, यहाँ सिग्मा सी कॉमन ले लीजिए और कैलकुलेशन पर देखिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर इसमें क्या कीजिएगा करना है डिवाइड कर देना है, तो सिग्मा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमको, तो 4.503 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज़ को अगर यहाँ से स्टील का निकालेंगे स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा 13.33 गुना इसको से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4.503, है ना। सिग्मा सी का वैल्यू स्ट्रेस यहाँ पर 13.3, और ये सिग्मा सी वैल्यू अगर डालेंगे यही यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा मैं इसका, आपको आ जाएगा 60.035 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। एक मेरा ये आंसर और ये कंक्रीट का स्ट्रेस और स्टील का स्ट्रेस दोनों को निकल चुका है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको बताने के बाद, इसको नहीं बताएंगे आपको, इसको खुद सॉल्व करना है, ये सेम टू सेम इसी क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम सिर्फ नोट कर देते हैं, लिख देते हैं, आप अपने कॉपी नोट्स कर लीजिएगा उसको। अब आपको यहाँ पर बोर्ड पर 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, तो करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को आपको अपने से खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसे 4th नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनसे भी क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो हो सकता है कि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन से 4 या 5, ये लेकर तो 5 ही क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, और नोट्स को अच्छे से बनाना है, जैसे जो बताते हैं लेक्चर उसको अच्छे से आप लोग नोट बनाइए, ठीक है। तो बहुत बेटर रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।